आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो होगी सोलो लेवलिंग के ऊपर। इस वीडियो में मोनार्क्स और रूलर्स के पास्ट के बारे में जानेंगे। आखिर मोनार्क्स और रूलर्स कहां से आए, इनको किसने बनाया, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सब तब स्टार्ट होता है जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय गॉड था जो था एब्सोल्यूट बीइंग। हम इसको यूनिवर्स का गॉड मान सकते हैं क्योंकि इसके पास बहुत सारी पावर्स थी और वहाँ पर डार्कनेस और लाइट भी थी। फिर इस एब्सोल्यूट बीइंग ने अपनी पावर का यूज करके लाइट से 8 रूलर्स को बनाया और डार्कनेस से 8 मोनार्क्स को बनाया। फिर रूलर्स को बोला गया कि तुम दुनिया को बचाओगे और वहीं उसका उल्टा मोनार्क को बोला गया कि तुम दुनिया को डिस्ट्रॉय करोगे। फिर क्या होना था, दोनों को कमांड मिल चुका था कि एक को दुनिया बचानी है, एक को दुनिया डिस्ट्रॉय करनी है। फिर इन मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में हजारों साल तक फाइट होने लगा, लेकिन इस फाइट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था। फिर इन सब से तंग होकर एक रूलर, जिसको हम ब्रिलियंट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट भी कहते हैं, वो एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है और बोलता है, एब्सोल्यूट बीइंग आप हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दीजिए ताकि हम मोनार्क्स को खत्म कर सकें, क्योंकि इस बैटल में बहुत सारे सैनिक मर रहे हैं और इस बैटल का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। इसलिए अगर आप हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे देते हैं तो हम मोनार्क्स को खत्म कर देंगे और दुनिया में शांति कायम कर देंगे। फिर क्या होता है, ये सब सुनने के बाद भी एब्सोल्यूट बीइंग कुछ भी नहीं बोलता है। फिर रूलर्स को ये लगने लग जाता है एब्सोल्यूट बीइंग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ हमें आपस में लड़वाना चाहता है और कुछ नहीं। हमें आपस में लड़ता हुआ देखकर ये सिर्फ खुश होता है। फिर सभी रूलर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो एब्सोल्यूट बीइंग को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन इन सब में से एक ऐसा रूलर भी था जो एब्सोल्यूट बीइंग के खिलाफ नहीं जाना चाहता था और उसका नाम था एशबोर्न, और ये बाकी सब रूलर्स के खिलाफ खड़ा हुआ। और ये एशबोर्न बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और आगे चल के यही शैडो ऑफ मोनार्क बनता है। मतलब एशबोर्न पहले एक रूलर था, वो बाद में एक शैडो ऑफ मोनार्क बनता है। फिर ये एशबोर्न बाकी सब रूलर से एक साथ ही भिड़ गया और ये अकेला 7 रूलर्स के खिलाफ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और ये बहुत जल्दी हार गया। फिर इसके बाद एब्सोल्यूट बीइंग ने डार्कनेस का साथ देना सही समझा, लेकिन यहाँ पर एशबोर्न के पास एक छुपी हुई पावर थी जो उसे एब्सोल्यूट बीइंग ने दिया था। ये पावर ये थी कि एशबोर्न अराइज बोलकर किसी को भी अपने शैडो आर्मी में शामिल कर सकता था। मतलब किसी मरे हुए के सामने जाकर अराइज बोलने पर वो एशबोर्न के शैडो आर्मी में शामिल हो जाता था। फिर एशबोर्न ने बहुत सारे लोगों को अपने शैडो आर्मी में शामिल किया। जब इन दोनों के बीच में वॉर चल रही थी तो बहुत सारे वॉरियर मरे होंगे, बहुत पावरफुल, तो सबको अपने ये शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। इसके बाद ये अपने शैडो आर्मी के साथ निकल जाता है एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने। लेकिन एशबोर्न को बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, उसके जाने से पहले सभी रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को खत्म कर दिया था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे एब्सोल्यूट बीइंग मरा कैसे, वो तो क्रिएटर था ना, वो कैसे मर सकता है। हाँ, एब्सोल्यूट बीइंग बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो सिर्फ क्रिएट कर सकता था, खुद को डिफेंड नहीं कर सकता था, इसलिए सभी रूलर्स ने मिलकर उसे मार दिया। इसके बाद कुछ पावरफुल टूल्स थे जो एब्सोल्यूट बीइंग ने बनाया था, उन सब को रूलर्स ने हथिया लिया ताकि सभी रूलर्स मिलकर मोनार्क्स को हरा सकें। रूलर्स का पहला शिकार बना मोनार्क ऑफ जेनेसिस, मतलब किंग ऑफ जायंट्स। फिर रूलर्स ने इसको चेन में जकड़ कर बंदी बना लिया। फिर देखा जाए तो रूलर्स ज्यादा पावरफुल हो गए थे और मोनार्क्स कमजोर पड़ गए थे। फिर इसी का फायदा उठाकर एशबोर्न ने मोनार्क से हाथ मिला लिया। फिर तब से एशबोर्न को बोला जाने लगा शैडो ऑफ मोनार्क, द किंग ऑफ डेड। एशबोर्न ने अपनी पार्टी बदल ली थी, इसलिए मोनार्क्स और रूलर्स का पावर बैलेंस में आ गया। फिर से मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया और फिर से ये वॉर हजारों सालों तक चलती रही। वॉर जितनी लंबी चलेगी रूलर्स का उतना ज्यादा घाटा होगा, क्योंकि जो शैडो ऑफ मोनार्क है वो मरे हुए लोगों को तो अपने शैडो आर्मी में शामिल कर लेगा और रूलर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। और एशबोर्न को इतना पावरफुल होते देखकर रूलर्स डरने लग गए थे और इसी के साथ मोनार्क्स भी डरने लग गए थे। उनको ये लगने लगा था कहीं फ्यूचर में एशबोर्न हमारे लिए नुकसान साबित ना हो, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। फिर ये सब देखते हुए 2 मोनार्क्स ने प्लान बनाया कि हम शैडो ऑफ मोनार्क को खत्म कर देंगे, और वो 2 मोनार्क थे डीमन किंग बैरन और फैंग मोनार्क। फिर क्या होना था, इन लोगों ने शैडो ऑफ मोनार्क एशबोर्न को हलवा समझ रखा था। शैडो ऑफ मोनार्क को हराना क्या बच्चों का खेल है। फिर शैडो ऑफ मोनार्क ने इन दोनों मोनार्क्स को बहुत पीटा। फिर फैंग मोनार्क अपनी आर्मी को छोड़कर वहाँ से भाग गया, लेकिन बैरन नहीं बच पाया, उसको शैडो ऑफ मोनार्क ने मार दिया। फिर उसके बाद एशबोर्न के पास सारे रूलर्स आते हैं और बोलते हैं हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। एक टाइम पे तुम ब्राइटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट हुआ करते थे और आज देखो तुम कहाँ खड़े हो, इसलिए हम तुमसे हाथ मिलाना चाहते हैं। फिर एशबोर्न बोलता है मैं तुम लोगों से हाथ नहीं मिला सकता, तुम लोगों ने हमारे गॉड को मार दिया, तुम लोग बहुत बुरे हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। फिर सारे रूलर्स एशबोर्न से माफी मांगते हैं, क्योंकि सारे रूलर्स एशबोर्न की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। फिर एशबोर्न के मना करने पर सारे रूलर्स वहाँ से चले जाते हैं। ये
सब देखने के बाद शैडो ऑफ मोनार्क को ये लगने लगा कहीं ना कहीं रूलर्स अच्छे लोग हैं और इन दोनों मोनार्क से लड़ने के बाद ऐशबोर्न की आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए ऐशबोर्न मोनार्क से दूर चला जाता है अपने आर्मी को रिकवर करने के लिए, ताकि वो फिर से पहले जैसा पावरफुल बन सके। और इसी बीच शैडो ऑफ मोनार्क सोचता है वो फैंग मोनार्क से बदला लेगा। फिर से अब हमें दिखाया जाता है जो मोनार्क्स थे वो फिर से कमजोर पड़ चुके हैं, इसलिए जो रूलर्स थे वो मोनार्क्स को बहुत अच्छे से धोते हैं। फिर इतनी बड़ी हार के बाद जो मोनार्क्स होते हैं वो डिमेंशनल रिफ्ट में छुप जाते हैं। जब वहाँ पर शैडो ऑफ मोनार्क आता है तो सभी मोनार्क्स उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी ये पता था कि शैडो ऑफ मोनार्क काफी बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उसे चाह कर भी नहीं हरा सकते। अगर हम शैडो ऑफ मोनार्क के खिलाफ गए तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा, और ऊपर से रूलर्स तो हमें खत्म करना ही चाहते हैं। इसलिए मोनार्क्स ने ऐशबोर्न से हाथ मिलाया, क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर सारे मोनार्क्स रूलर से छुपकर अपनी पावर को बढ़ाने लग गए। यहाँ पर मोनार्क्स को एक नए प्लेनेट की जरूरत थी और उनको मिला अर्थ। जब तक रूलर्स को इस बात का पता चलता है मोनार्क्स अर्थ पर तबाही मचा चुके थे। मोनार्क्स ने सभी इंसानों को खत्म कर दिया था, पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया था इन लोगों ने। फिर रूलर्स अर्थ पे आते हैं और रूलर्स एक टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम होता है द चैलिस ऑफ रिबर्थ। और ये एब्सोल्यूट बीइंग का बनाया हुआ ही एक टूल था और इसका इस्तेमाल करके टाइम को 10 साल पीछे किया जा सकता है। फिर रूलर्स ने इस टूल का इस्तेमाल किया और टाइम को 10 साल पीछे कर दिया, और 10 साल पहले तो धरती सही सलामत थी। फिर मोनार्क्स और रूलर्स अर्थ भाई एक दूसरे से भिड़ने लग गए। फिर आप लोग ही सोचो, जब इतने पावरफुल मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में फाइट होगा तो क्या अर्थ सही सलामत बच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर से अर्थ पूरा तबाह हो गया इन दोनों के फाइट के बीच में। फिर से रूलर्स बार बार चैलिस ऑफ रिबर्थ का यूज करते थे और बार बार वही अंजाम निकलता था। ना रूलर्स हार मानने वालों में से थे, ना मोनार्क्स हार मानने वालों में से थे। फिर रूलर्स ने सोचा हम पूरी दुनिया के इंसानों को तो नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ इंसानों को हम बचा लेंगे ताकि हमारा सिविलाइजेशन पूरे तरीके से खत्म ना हो। अगर कुछ लोग बच जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ डेवलप्ड हो ही जाएगा। फिर यहीं से स्टार्ट होता है जब अर्थ पर लोगों को पावर्स मिलना शुरू हो गई थी, और इन्हीं को हम हंटर्स कहते हैं। अब आपको पता चला ये हंटर्स को पावर कहाँ से मिलती थी, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक। असल में ये सारी पावर्स थी रूलर्स की, ताकि ह्यूमन सर्वाइव कर सकें। अब आप लोगों को यहाँ पर एक बात जाननी चाहिए, जो चैलिस ऑफ रिबर्थ है उसका यूज करने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाते हैं, 10 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ। लेकिन मोनार्क्स और रूलर्स कुछ नहीं भूलते, उनको सब कुछ याद रहता है। उन्होंने कितनी बार चैलिस ऑफ रिबर्थ का यूज किया, 10 साल पहले क्या हुआ सब कुछ नहीं याद रहेगा। लेकिन चैलिस ऑफ रिबर्थ का यूज करने के बाद इसका असर सब पर होता है, इंसानों पर, मोनार्क्स, रूलर्स सब पर। अगर कोई मर गया या फिर कुछ तबाह हो गया तो चैलिस ऑफ रिबर्थ का यूज करने के बाद टाइम 10 साल पीछे चला जाएगा और मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो जाएगा। और ये सब इंसानों को याद नहीं रहता कि वो कितनी बार मरकर जिंदा हुए हैं। मतलब इंसानों की मेमोरी पूरे तरीके से इरेज्ड हो जाती है। लेकिन मोनार्क्स और रूलर्स के साथ ऐसा नहीं होता, उनको सब कुछ याद रहता है। उनके साथ क्या क्या हुआ, कितनी बार वो मरे, सब कुछ उनको याद रहेगा। जिस तरह रूलर्स ह्यूमंस को पावर देने लगे ताकि वो वॉर में सर्वाइव कर सकें, उसी तरह मोनार्क्स भी ह्यूमंस के शरीर को बोरो करने लगे और उनको भी पावर्स देने लगे। तभी तो जगह जगह पर गेट खुलने लगे, मॉन्स्टर आने लगे। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सब हंटर मॉन्स्टर कहाँ कहाँ से आ रहे थे। इन लोगों की प्लानिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन अर्थ पर हम लोगों को ये लग रहा था हमें मॉन्स्टर को खत्म करना है, गेट को बंद करना है, लेकिन इसके पीछे तो प्लानिंग कुछ और ही थी। और यहाँ पर 2 मोनार्क्स ऐसे थे जो बहुत ही पावरफुल थे, जिनको किसी ह्यूमन बॉडी में रख पाना बहुत ही मुश्किल था। पहला था शैडो मोनार्क, दूसरा था डिस्ट्रक्शन मोनार्क। ऐसा कोई ह्यूमन होना चाहिए जो इनके पावर्स को संभाल सके। फिर आया एक आर्किटेक्ट जिसने सिस्टम को डिजाइन किया, वही गार्डियन टेंपल वाला। आप लोगों ने पहले एपिसोड में देखा था जिसमें जिन्बू मर जाता है, जिसके बाद उसको सिस्टम दिखना चालू हो जाता है। और जिन्बू को शैडो ऑफ मोनार्क ने खुद ही चुना था। आर्किटेक्ट को तो एक स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए था, लेकिन ऐशबोर्न को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो मौत को बहुत करीब से देख चुका हो, और वो था जिन्बू। फिर जिन्बू को सिस्टम मिला, वो लेवल अप करता गया, उसको शैडो ऑफ मोनार्क की पावर मिलती गई। और आप लोगों को तो पता ही वो लेवल अप कैसे करता है, सिस्टम उसे जो बोलता है वो करता है, उसके बदले उसे रिवॉर्ड मिलता है और उसका लेवल अप होता है, और धीरे धीरे शैडो ऑफ मोनार्क की उसे पावर्स मिलती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जिन्बू ओरिजिनल शैडो ऑफ मोनार्क से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब मैंने इस वीडियो में मोनार्क्स और रूलर्स की पूरी हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क। तो हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगली वीडियो भी हमारी सोलो लेवलिंग के ऊपर ही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा।